किस तरह से N3 पॉइंट आपकी 20 से अधिक बीमारियों में सटीक रिजल्ट देता है। N3 को कैसे देते हैं और कैसे N3 में गलती होती है। एक ही पॉइंट है, पर जो गलत तरीका है देने का वो आपके परिणाम को बदल देता है। N3 गजब का पॉइंट है। देखो कैसे देते हैं। पहले आपको सही तरीका बताऊंगा, फिर आपको गलत तरीका बताऊंगा। इसके बाद में ये देखो इनको लिटाया। पहले मैं पिलो कैसे लगाना ये आपको दिखाता हूं। पिलो तकिया। गलत तरीका क्या है पिलो का, तो सही तरीका आपको मैं पिलो का बता रहा हूं, उसके बाद गलत तरीका बताऊंगा। ये देखो, ये जो पिलो है, ऐसे पैरों को मोड़ा, हल्का सा घुटने से ऊपर किया और पिलो हमने इस तरह से यहां ऐसे लगा दिया हमारा। जब हम खड़े हो रहे हैं तो घुटनों के पास खड़े हुए, हल्के घुटने मोड़े, पिलो जितना जितना अंदर यहां तक रह सकता है, हिप्स के पास तक उतना रखा। इसके बाद पैरों को सीधा कर दिया और पंजे बाहर। पिलो गलत तरीका क्या है लगाने का, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। बहुत बार पिलो क्या करेंगे गलत लगाने में, ये पिलो यहां रखा है और पेशेंट को कहते हैं टांग उठाओ। आप टांग उठाओ, दोनों पैर उठा दो। ये जो तरीका है ना, अब रख दो। अगर पेशेंट अपने टांग उठाएगा, ध्यान रखना, उसकी कमर का बैंड बच जाएगा। इसलिए पेशेंट को कभी भी अपने पैर स्वयं नहीं उठाना, थेरेपिस्ट ने ही पैरों को उठाना। नंबर दो, थेरेपिस्ट भी गलती करता है, जिसके कारण थेरेपिस्ट की कमर चली जाती है। और वो क्या है, देखो, ये घुटने मेरे ऐसे हैं सीधे, और मैंने पेशेंट के पैरों को ऐसे उठा लिया। जब मैं घुटने मेरे सीधे हैं और पेशेंट के पैरों को जैसे मैं उठाऊंगा, तो मेरा पूरा वजन जो पेशेंट का है ना, मेरी कमर पे आएगा। और जैसे कमर पर आएगा, यहां से ऐसे किया ना, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे उठाइयो जी, इधर उधर घुमा देंगे पैरों को, फिर ऐसे करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, फिर पैरों को छोड़ देंगे। ये जो छोड़ने का तरीका है, ये गलत है। इससे आप भी थकेंगे और पेशेंट की कमर बैंड बच जाएगी। और एक तरीका बताता हूं जो गलती होती है, रिजल्ट नहीं आता। अभी देखो, ये मैंने यहां लिटाया इनको। बहुत बार पिलो लगाने के चक्कर में, ये देख रहे हैं ना पैर, ये पैर ऐसे व्यक्ति है ना, जैसे पिलो लगाए तो हल्के ऐसे पैर हो गए टेढ़े। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, पैर इधर टेढ़े हो गए। ये इनके पैर इधर टेढ़े हैं, होने कैसे चाहिए, सीधे। आपका पिलो लगाते समय आप बड़ी गलती करते हैं कि व्यक्ति की कमर से पिलो बदल जाता है। फिर क्या है, इसके बाद केवल पिलो की बात बता रहा हूं अभी मैं। कैसे और गलती क्या करेंगे, पैर यहां कर लिए और यहां से भी ना होकर ऐसे उठा देंगे और कहेंगे उठाओ उठाओ, ऐसे कर देंगे। या तो या फिर पेशेंट को बोलेंगे कमर उठाओ, कमर उठाओ, कमर के नीचे पिलो आ गया, रख दो, नीचे रखो पैर। बिल्कुल अच्छा तो ये नहीं जो अच्छा। कमर के नीचे पिल्लो आ गया, ध्यान रखना, ये जो पिल्लो कमर उठ गई ना, अब आप N3 पॉइंट जब देंगे ना, डेफिनेटली डिस्क बल्ज हो जाएगा। व्यक्ति आया था आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, अब वो डिस्क बल्ज लेकर जाएगा। ये N3 पॉइंट के कारण मैंने कितने लोगों को कमर दर्द आते हुए देखा है। उसमें बड़ा कारण है पिल्लो गलत लगाना। N3 पॉइंट में और वाइटल में पिल्लो ठीक अगर नहीं है, डेफिनेटली 100% व्यक्ति को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो पहला जरूरी है पिल्लो। पिल्लो कहाँ लगा, ये उठाए थे पैर खुद ऐसे की करके, कहना जरा उठाओ, और उठवा दिए, और कमर के नीचे या हमने पैर यहां रखवा दिए। ज्यादातर क्या करते हैं, पैर ऐसे रखवाते हैं, कहते हैं कमर उठाओ, और जैसे ही व्यक्ति कमर यहां तक उठाता है, पिल्लो को पूरा खिसका देते हैं। यही पिल्लो लगाना एक बड़ी कला है। ये हिप यहीं रखे हैं, अब पिल्लो यहां, बस इससे अंदर नहीं जाएगा, पिल्लो सीधा कर दिया। और पिल्लो क्या गलत करते हैं, पिल्लो बहुत बार छोटा होता है,
पिल्लो पूरा बड़ा नहीं होता, पिल्लो छोटा होता है। उसमें क्या करते हैं वो भी दिखाता हूं। मान लो ये यहां पर ऐसे रखा और पिल्लो छोटा था, यानी पिल्लो था इतना बड़ा, इतने बड़े बहुत सारे पिल्लो देखे मैंने। घर के अंदर वो वाले पिल्लो होते हैं ना, जो सोफे पर लगे होते हैं, उन्हीं को यही रख देते हैं ऐसे, देखो ऐसे। अब नीचे करो, अब आप देखिए, ये इनका थाई नीचे है, ये थाई ऊंची है। क्यों? इसके नीचे पूरा पिल्लो है, इसमें थोड़ा है, और यहीं से हाथ से देना शुरू कर देंगे। इससे पेल्विक अलाइनमेंट बिगड़ेगा, पेल्विक अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो नाभि बिगड़ेगी, पेल्विक अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो अर्धनारीश्वर बिगड़ जाएगा, ढांचा बिगड़ जाएगा, पैर छोटा और बड़ा हो जाएगा। जब पैर छोटा और बड़ा हो जाएगा तो व्यक्ति रोगी होगा या ठीक होगा? तो पिल्लो लगाने के ही, बिगड़ने के, पिल्लो खराब होने के ही बहुत सारे कारण हैं। छोटा पिल्लो भी क्यों ना हो, हिप्स के नीचे ऐसे ही लेके जाओ, ये मत उठाओ, घुटने मोड़ो और यहां रखो। और एक गलत पिल्लो होता है, वो भी बता रहा हूं मैं आपको। पिल्लो जाना चाहिए यहां तक, यहां तक, लेकिन बहुत बार बंदा ऐसे उठाता ना, पिल्लो उठाई, पैर उठाइए, थोड़े ऐसे किए और बस यहीं तक आ गया। कहां तक? यहां तक आ गया। आना चाहिए यहां तक, पिल्लो रह गया यहां तक। एंट्री देना है यहां, पिल्लो है यहां तक। पिल्लो अगर यहां नहीं होगा ठीक, तो थाइस के नीचे पिल्लो है, हिप क्या है, नीचे टच हो रही है, ये जगह खाली है, तो ब्लड के फ्लो रोकने का काम होगा नहीं। ऐसे में एंट्री का रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, अकेला पिल्लो। इसीलिए मैं बहुत बार मेरे पास आने वाले लोगों को जब मैं क्लास लेता हूं तो पहले उनको पिल्लो ठीक से लगाना बताता हूं, जिससे उनकी अपनी कमर भी बचे और पेशेंट को भी आपके कारण कोई बीमारी ना आए। इसीलिए नॉलेज लेना और ज्ञान करना भाई, ज्ञान देना और व्यवहारिक ज्ञान देने में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। व्यवहारिक ज्ञान और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। समझ आ रही? तो इसीलिए हमने ये पिलो यहां लगाया। अब ठीक करते हैं पिलो को, फिर आपको प्रैक्टिकल पॉइंट देने का क्रम डालते हैं। ये मैंने देखो, यहां पैर ऐसे मुड़े, ऐसे किया, और ऐसे पैर सीधे रख दिए। अब पिलो लग गया, टांग कैसे सही रखी जाए, पैर कैसे सही सही रखे जाएं, इधर से आकर। अब वो पैर को ठीक रखने का आपको तरीका बताता हूं, पैर को ठीक रखने का। यहां से कहां गलती होती है, कैसे पैरों में गलती होती है, अब आप ये भी देख लो। ये जो लेटे हैं ना, इनके जो पैर यहां हो रखे हैं, ये देखो, ये पंजे रिलैक्स होकर ऐसे होने चाहिए। अगर पैर ऐसे हैं, जबरदस्ती ऐसे नहीं, पैर सीधे थे, बाहर छोड़ो, ढीला ढीला छोड़ो, बस ऐसे। अगर ऐसे हैं, इसका मतलब ये एरिया समान रूप से बाहर खोला। बहुत बार व्यक्ति के पैर में थोड़ी स्टिफनेस होती है, एक पैर को सीधा रहता है ऐसे, और दूसरा पैर ऐसे बाहर होता है। या जैसे हम यहां खड़े होते हैं तो व्यक्ति अपने पैरों को ऐसे कर लेता है डर के कारण। जैसे ही वो ऐसे करता है, यहां का पोस्चर बदल जाता है। ये देखो, अब ये देखो, पैर ऐसे हो गए, और पैर ये देखिए, यहां क्या होगा, जैसे ही पैर ऐसे आएंगे, यहां के मसल्स टाइट हो जाएंगे, और जैसे ही मसल्स टाइट होंगे, तब ब्लड का फ्लो जो आपको चाहिए वो होगा नहीं, क्योंकि मसल्स टाइट हो जाएंगे। तो आपका प्रेशर, या तो आपको बहुत अधिक देना पड़ेगा, जब आप बहुत अधिक प्रेशर देंगे तो व्यक्ति को दर्द आ जाएगा। और अगर ऐसे कर लिया, हल्का प्रेशर देंगे, तो जो ब्लड फ्लो आपका उधर रुकना चाहिए पैनक्रियाज की तरफ, वो रुकेगा नहीं। इसलिए पिलो देना, पिलो रखने के बाद टांगों की पोजीशन भी बहुत जरूरी है, सही होना। और ये क्या है, जहां आप खड़े हो रहे हैं ना, वो पेल्विक बोन है यहां, और अर्धनारीश्वर का जो डिसबैलेंस होता है, उस डिसबैलेंस में बहुत बड़ा रोल पेल्विक बोन का और ये शोल्डर्स, इनका, दोनों का होता है। ये दोनों हाथ हमारे इन जो कंधों पर ऐसे लटके हुए हैं, और पेल्विक पर हमारी दोनों टांगें लटकी हुई हैं।
यही अर्धनारीश्वर का बड़ा बैलेंस और डिसबैलेंस ये बताते हैं। आपको एक चीज बताता हूं यही, छोटी सी बात बीच में। गधा कैसे खड़ा होता है? गधा कैसे खड़ा होगा? कभी भी चार पैर पर नहीं खड़ा होता, तीन डेढ़ टांग पर खड़ा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ध्यान रखना, जो लोग ऐसे खड़े होते हैं उनका दिमाग बहुत अच्छा नहीं होता। ऐसे और ऐसे खड़े होने वाले हो। क्यों? जब आप इस पैर पे खड़े हो तो ये वाला ब्रेन का हेमिस्फीयर एक्टिव है, और जब आप इधर खड़े हो तो ये वाला ब्रेन का हेमिस्फीयर एक्टिव है। इधर खड़े हुए ना तो अपोजिट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। जब आप ऐसे खड़े होते हैं एक पैर पर, तब आपकी पेल्विक है ना, पेल्विक, ये जो एरिया है जो हमारी टांगों से शरीर को संतुलित करता है, ये टेढ़ा हो जाता है। और बहुत बार आपने ऐसे टेढ़े लोग देखे होंगे, ऐसे होते हैं, ऐसे ही हैं, पैर मिलाएंगे, हल्के ऐसे खड़े होंगे, टेढ़े ऐसे, ये इधर घूमेंगे, ऐसे चलेंगे तो वो ऐसे चलेंगे। तो जिनका पेल्विक टेढ़ा है उनको आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, रिजल्ट आएगा ढीला। और वो तो पहले से टेढ़ा था, आप अपने ट्रीटमेंट से उसका पेल्विक टेढ़ा कर रहे हो, तो भैया आपकी बीमारी ठीक नहीं कर रहे हो, नई बीमारियां उसको दे रहे हो। गलती और अनजाने में बड़ी बड़ी बीमारियां, मैंने ऐसे थेरेपिस्ट को गलत ट्रीटमेंट देने वालों के द्वारा पेशेंट्स को दुखी होते हुए देखा है। बहुत बार पेशेंट आके कंप्लेंट करता है, सर मैंने वहां ट्रीटमेंट लिया, मेरी तो ये तकलीफ हो गई। उसका कारण ये था, उसको पता ही नहीं पिलो कैसे रखना, उसको पता ही नहीं पैर कैसे रखना, उसको पता ही नहीं उनकी टांगें कैसे रखना, उनके पैरों का पोस्चर क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट से पहले खुद कहां खड़े होना चाहिए, ये उसको पता ही नहीं। जब पता नहीं है तभी वो रिजल्ट अच्छा नहीं लाएगा। इसलिए डॉक्टर मेहरा जी को गलती देने की, दोष देने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है राइट एक्सपीरियंस के साथ प्रशिक्षण की। अभी ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये बात तो बिल्कुल घटिया ही लगती है। बोले सर पिल्लो भी कोई शॉर्ट सेट करने की जरूरत है, सर खड़े होने का तरीका ये भी कोई सिखाने की जरूरत है, सर ये चादर भी बिछाने की कोई ज्यादा जरूरत है, इसको क्या करना चादर बिछा के? चादर तो जैसे मर्जी बिछा लो। आपको दिखाता हूं गलत चादर बिछाने से कैसे गलत परिणाम आते हैं, लंबर में डिस्क बल्ज हो जाती है, देख लो। आओ दिखाता हूं। यही चादर, ये चादर यहां से, ये चादर जब सलवट लेती है, मान लो यही पैंट या ये कपड़ा, मैं कहता हूं ये कपड़ा ही अगर यहां गलत ऐसे मुड़कर यहां नीचे आ गया, आप रात को सोते समय अपनी जिस चादर पर सो रहे हो उस पर ही थोड़ा सा सलवट पड़ी हो, आप सो के देखो, रात भर आपकी नींद ठीक नहीं होगी, सवेरे तक बेचैनी हो जाएगी, और बेचैनी होने के बाद आपको अनइजीनेस हो जाएगी, जिसको मैं डिसईज बोलता हूं, डिसीज बोलता हूं। क्यों? क्योंकि ये छोटी चीज है, पर ये कभी आपने ध्यान ही नहीं किया। आप ये चादर देखिए, चादर जो बिछी है ना, ये इस पर ये 15 बार लेट जाए, कोई भी बंदा लेट जाए, फिर भी इस पे एक भी सलवट नहीं आएगी। ये चादर को सही बिछाना जिसको अच्छा आ गया, वो हर पॉइंट का बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देगा। और अगर चादर सही बिछाना नहीं आया, पिलो ठीक लगाना नहीं आया, चेयर्स को सेट करना ठीक नहीं आया, तो व्यक्ति अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकता। ज्ञान में बेशक उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत सारी आती होगी, पॉइंट उसको सारे रटे पड़े होंगे, फॉर्मूले भी एक से एक उसको आ रहे होंगे, ट्रीटमेंट फटाक से बता देगा, एआई से सर्च करके भी बता देगा, लेकिन रिजल्ट अगर उसको पूछा जाए तो भाई कितने लोग तुमसे ठीक होते हैं, तब ध्यान आ जाएगा, सॉरी सर रिजल्ट अच्छा नहीं है। क्या बताऊं मैं गुरुजी, मुझे लगता है गुरुजी फार्मूला ठीक नहीं देते थे, ऐसा था वैसा था। प्रैक्टिकल की लाइफ जीना बहुत आवश्यक है। ये छोटी चीज प्रैक्टिकल की है, स्किल आपका कैसा है, हुनर आपका कैसा है। जब मैंने ये भारत सरकार को दिया ना, पिल्लो ऐसे सेट करना चाहिए, वहां के अधिकारी भी दिमाग घूम गया उनका, अरे पिल्लो सेट करने की चीज होती है, मैंने यस,
ये हमारी सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये हमारी सर्जरी के, हम इसी से सर्जरी करते हैं। पिल्लो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, चादर हमारी इंस्ट्रूमेंट है, स्टैंड्स हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है। इनको गलत तरीके से रखना, इनको गलत तरीके से पकड़ना, इनको गलत तरीके से प्रयोग करना, अच्छा रिजल्ट कैसे लेकर आ सकते हैं? इसलिए चादर ठीक कैसे बिछे, पिल्लो कैसा ठीक से लगे, और पेशेंट कैसे उस पर लेटे, ये एक बहुत बड़ा हुनर है। जब तक ये ठीक नहीं होगा, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए ये ठीक होना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अभी तो मैंने एंट्री शुरू ही नहीं किया। क्यों? दीवार बनाने से पहले उसका माल मसाला और जमीन खोदना बहुत जरूरी है। अगर माल मसाला ठीक नहीं, दीवार और नीचे आपने नींव अच्छी नहीं खोदी, तब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपकी दीवार ऊंची आई जाएगी, ढह जाएगी। जिसकी नींव कमजोर, जो हवा में घूमता है, वो ढह जाएगा, बहुत लंबे समय चलेगा नहीं। इसीलिए ये आना बहुत जरूरी है। कंपटीशन कराने की आवश्यकता है। पिलो ठीक लगा, चादर ठीक से बिछाने की कंपटीशन करें, पिलो ठीक से पेशेंट के लगाने की कंपटीशन करें, पेशेंट को लिटाने की कंपटीशन करें, आपस में ही कंपटीशन करें। ये बारीक चीज है। और आप और हम तो अर्धनारीश्वर चिकित्सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका काम ही बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग है। इम्बैलेंसिंग से ही, डिसबैलेंसिंग से ही ईज डिस होती है, और डिसबैलेंसिंग से ही ऑर्डर डिस होता है, यानी डिसऑर्डर और डिसीज। आप ऑर्डर डिस करने वाले बंदे न बनिए। आप डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने के लिए, डिसबैलेंस को बैलेंस में करने के लिए, पहले ये बेसिक चीजों को जरूर याद करिए। बहुत बारीक चीज है। बड़ी बड़ी चीजें बाद में होती हैं, पहले छोटी चीज आती है कि नहीं आती है। आग जला देती है। अगर कोई गृहिणी को ठीक से तवे पर रोटी डालना ना आता हो, एक गृहिणी को कढ़ाई के अंदर जो तेल है, उसमें रोटी यानी पूरी को छोड़ने का, पकोड़े को छोड़ने का, समोसे को छोड़ने का, उस तेल में अगर तरीका ना आता हो, तो वो खुद भी जलेगी और दूसरे को भी जला देगी। क्यों? ऐसे पड़ते ही तेल उधर से गिरेगा, सामने वाला भी जलेगा और खुद भी जल जाएगी। वो जो छोटा तरीका बोलते, ये भी क्या तरीका है, रोटी क्या पूरी क्या छोड़ना। यस, दिस इज स्किल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल। क्यों? ये बहुत भयंकर परिणाम दे सकती है। ऐसे ही आपका ये, अभी तो मैं आगे बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा पैर रखने का तरीका और पंजे को रखने का तरीका। कैसे 110 किलो वाला व्यक्ति केवल 40 किलो वाले व्यक्ति के ऊपर खड़ा हो जाए और कुछ भी ना पता चले, और कैसे 40 किलो वाला व्यक्ति, मैंने ऐसे केसेस को देखा है। हमारे थेरेपिस्ट के गलत पैर से पेल्विक बोन और थाई बोन को टूटते हुए देखा है, उन पे केस होते हुए देखा है। फिर उसको सॉल्यूशन कराने के लिए वो दुनिया में गए, सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैंने उनको सपोर्ट किया और उनको वहीं पर अंदर जाने से बचा लिया। जेल में ले जा रहे थे लोग उनको, क्योंकि उन्होंने हड्डी तोड़ दी थी एक पेशेंट की। सीखना है, राइट सीखिए। प्रैक्टिस करनी है, राइट प्रैक्टिस करिए। रॉन्ग प्रैक्टिस रॉन्ग रिजल्ट देती है, राइट प्रैक्टिस राइट रिजल्ट देती है। अभी तक कोई जब तक बोल नहीं रहा आपको, तब तक आप जब मर्जी करिए, चलेगा। जिस दिन एक दिन गलत हो गया और बंदा अगर उखड़ गया, उसी दिन आपको पलट देगा। आप सोच भी नहीं सकते, अगले पगले सब हिसाब किताब बराबर कर देगा। जितने हवा में घूमने वाले बहुत बार लोग अपने भाषण देते हैं, ऐसा वैसा। स्किल, बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। डॉक्टर मेहरा जी, गुरु जी, इन बेसिक चीजों पर बहुत ध्यान देते थे। और मैं उनके साथ इस बात का डिस्कशन करता था। मैं, गुरु जी, आपने पिलो यो क्या लगा दिया, इसको इधर क्यों नहीं लगाया? मेरे से ज्यादा प्रश्न आए तो किसी ने नहीं किए होंगे गुरु जी से, डॉक्टर मेहरा जी से। वो प्रश्न का परिणाम था कि मैं आज आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। लेकिन प्रश्न किससे? जो अधिकारी है, जो ऑथेंटिक है, जो एक्सपीरियंस वाला है। प्रश्न करने के लिए तो मैं इनको भी कह दूं आप प्रश्न कर लो, ये उत्तर दे देंगे। पर इन्होंने कितने पेशेंट देखे, इनका अपना पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ये ओरिजिनल सोर्स से कितना लर्निंग है,
और जब लर्निंग थी तो माहौल क्या था, सीखा भी। अब जो बहुत सारे लोग मालूम मेरे इसमें भी आते हैं, तो वहां जिसने सिखाया उसका प्रभाव उस पर जाता है। इसलिए मैं हमेशा अपने यहां सिखाने के लिए मैं अपने डिजिटल गुरुकुल से, उसी से लर्निंग कराता हूं। क्यों? डिजिटल गुरुकुल पर ये हर बारीक चीज मैंने हर व्यक्ति को बताई है। ऐसा करो, ऐसा करो, खड़े होने का स्थान, पिलो लगाने का स्थान, सब चीजें बारीकी से बताई हैं। इसलिए छोटी गलती बड़ा धमाका दे देती है। अब मैं अगली बात पर आता हूं, और वो है इस पॉइंट को देने से पहले थेरेपिस्ट के खड़े होने का स्थान समझिए। पैर हमने ऐसे मोड़े, और हमने पैरों को ऐसे मोड़ा, तकिया ऐसे लगाया, पैरों को सीधे कर दिया। ऐसे में पजामा, पजामा हो या पैंट, उसको पूरा ऐसे नीचे कर दीजिए। बहुत बार इसकी जो सलवटें होती हैं, ये सलवटें ब्लड के फ्लो को प्रॉपर नहीं होने देती, और वहां गड़बड़ी हो जाती है। अभी तकिया लग गया, पेशेंट लेट गया, थेरेपिस्ट कहां खड़ा हो? यहां भी खड़ा हो सकता है, इस जगह पर, यहां भी खड़ा हो सकता है। राइट खड़ा होने का स्थान बता रहा हूं मैं आपको, सही खड़े होने का स्थान बता रहा हूं। यहां, इधर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन यहां खड़ा नहीं हो सकता। यहां से ऐसे जब जाएगा तब ये एड़ी चुभेगी, ऐसे ऐसे जाएगा तो एड़ी चुभेगी, ये ऐसे तरीका। नजदीक, नियरेस्ट। फिर स्टैंड्स को नजदीक करना, कुर्सी है तो कुर्सी को नजदीक करना। दोनों हाथ नीचे भी रख सकते हैं, ज्यादा अच्छा है ऊपर, ऊपर रखो। वेरी गुड। हाथ ऊपर करने से क्या होगा, आप, बहुत सारे लोग हाथों को ऊपर करने का पर्पज, इधर देखो भाई, हाथों को ऊपर क्यों कराया था, इसका कारण समझना बहुत जरूरी है। अभी तो मैं पेशेंट के लिटाने की बात कर रहा हूं। जो हाथ ऊपर कराए हमने, उसके पीछे कारण, ये एंट्री देना है। हाथ ऐसे भी धो सकते हैं, लाओ। क्यों? यहां थोड़ा ना दबाव दे रहे हैं हम, दबाव तो यहां दे रहे हैं। ब्लड का फ्लो तो हमें यहां बढ़ाना है। बाजुओं को क्या मतलब, हाथ ऊपर क्यों करना? हाथ ऊपर करने का अगर आपको लॉजिक पता है, तब आप परिणाम अच्छा दे दोगे। लॉजिक नहीं पता है तो आप केवल फॉर्मेलिटी करते रहेंगे, रस्म अदायगी करते रहेंगे। मतलब कहते हैं ना कुरीति, उसी को कुरीति बोलते हैं, कुप्रथा बोलते हैं। जब लॉजिक पता ना हो और जो मर्जी करता रहे। तो हाथ कैसे रखना और क्यों रखना हाथ ऊपर, ये हाथ ऐसे क्यों रखा, ध्यान रखना। यह हाथ रखने के पीछे आपकी कुर्सी और स्टैंड्स नजदीक जा सकते हैं, ध्यान रखना। अगर हाथ यहां होते, देखो ये हाथ यहां आया और यहां कुर्सी होगी इस जगह पर, तो ये कुर्सी ऐसे उठाने पर ऐसे करके इनकी चमड़ी को खा जाएगी। देख रहे हैं, ये चमड़ी खा रही है। आप तो यहां पेनक्रियाज के लिए एक्टिवेट करोगे, और साथ में इनका ये कंधा भी एक्टिवेट हो जाएगा। बाद में पहले केस होगा, और उसके बाद में, क्योंकि लापरवाही तो हो ही सकती है, इधर भी अगर लोगे तो स्टैंड दूर रहेगा। इसीलिए दूर स्टैंड या कुर्सी ना जाए, इसके लिए हाथों को ऊपर किया। आप देखो यहां तक आ गए, स्टैंड यहां तक आ गए, नियरेस्ट आपके स्टैंड आ गए। जब आपके ये पाए पांव यहां आ गए, आपका वजन आपके ऊपर कम पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर आपको पैर कैसे रखने और कहां खड़े होना। आइए देखिए, पहले गलत तरीका दिखाऊंगा, फिर सही तरीका दिखाऊंगा। जब ये स्टैंड्स दूर होते हैं, आपसे कुर्सी या स्टैंड दूर होते हैं, जब आपके स्टैंड्स ऐसे होते हैं, तब आप ऐसे खड़े होते ही आपका वजन पूरा इस पर आता है और आपके हाथ कांपने लगते हैं। समझ आ रही है? हाथ कांपेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, आपका ये सही डायरेक्शन में होगा, स्टैंड दूर है, तो आप अपने को ठीक से लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लिफ्ट करेंगे, ऐसे स्टैंड दूर है, ये यहां से दूर है, और आप जब इनको लिफ्ट करोगे, तब आपका वजन आपके ऊपर इतना आएगा, ऐसे करोगे, और आपका ही नहीं आएगा, पेशेंट के ऊपर भी वजन पड़ेगा। आपका शक्ल बिगड़ जाएगी,
जब आपकी शक्ल बिगड़ जाएगी तो भाई रिजल्ट क्या दोगे? तो इसे कैसे देना है बारीक चीज, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए, परिणाम के लिए बहुत गजब है। अब देखो कैसे। सही तरीका क्या है पहले ये बताता हूं। ये स्टैंड पास में है, आप यहां खड़े हो जाइए नजदीक। पहले अपना एक पैर पोजीशन में रखिए। आप यहां नहीं खड़े होते, यहां भी खड़े होते हैं, तो पहले क्या करना, एक पैर पहले यहां। एंट्री का स्थान क्या है? देखो, एंट्री का स्थान क्या है, पेनक्रियास का स्थान क्या है? ये जो कट है ना, ये वाला कट। पैर सीधा करो। ये जहां ये लाइनिंग थी, इस पर हमने ये जो पेन एंट्री है, इधर भी और इधर भी, अगर हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे तो वाइटल हो जाएगा। अगर लाइन से टच करेंगे तो एन3 हो जाएगा। और इससे थोड़ा नीचे प्रेशर रखेंगे तो N1 हो जाएगा। तो N3 मतलब ये यहां, ये यानी यहां। अब कैसे होगा? पहले एक पैर को वहां पोजीशन में लो, ठीक है। पहले एक पैर को अपनी पोजीशन में लो, ठीक है। अब अपना वजन अपने स्टैंड पर लो, स्टैंड पर लो। अपना वजन अपने स्टैंड पर यहां ये लिया। और इसके बाद दूसरा पैर अभी रखा, वजन नहीं रखा अभी, ध्यान रखना, वजन नहीं रखा। और यही रखने के बाद आपने इस तरह से वजन अपना छोड़ दिया और हाथों को लूज कर दिया, रिलैक्स। फिर चेंज करना है तो ये देखिए, यहां से बाजू सीधे किए, हल्का सा यहां, ये केवल इतना, पंजे ऊपर उठे और फिर से वही रख दिया। दोनों पैर एक साथ जब पैर उठाएंगे, उस समय पर आपका ये जो पंजा है ना, ये जो पंजे का अगला भाग है, यानी ये भाग, दोनों पैरों का ये भाग शरीर से टच रहेगा। ये जो हमने ऐसे यहां पैर रखे और पैर रखने के बाद छोड़ दिया, प्रेशर, सही प्रेशर कैसे जाएगा वो भी बताऊंगा। अब पैर चेंज करना है तो बाजू सीधे किए और हल्का सा घुटने आगे मोड़े, अपने को लिफ्ट किया और ऐसे कर दिया। 6 सेकंड के बाद फिर से चेंज किया तो ये कर दिया, फिर से चेंज किया तो ये कर दिया। 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड का गैप देकर के ये चेंज कर दिया। गलती क्या करते हैं अभी, और भी सही क्या होता है और बताता हूं। अब पैरों का प्रेशर किधर जाएगा वो यहां से दिखाएंगे। देखो, ये पैर मेरे ऐसे रखे ना, अब पैरों का प्रेशर बाहर नहीं जाएगा, स्ट्रेट भी नहीं जाएगा। देखो, हल्का सा इनसाइड जाएगा, ये ध्यान आया? ऐसे मैंने किया और फिर देखो ये ऐसे वी शेप में मेरे पैर हैं, यहां से ऐसे किया और बस अंदर। ये पैर, यहां से पैर का प्रेशर अंदर, एड़ी लगभग आपस में मिल जाएंगी अगर आपका पैर बड़ा है तो, और व्यक्ति का साइज अगर बहुत बड़ा नहीं है तो। अगर व्यक्ति का साइज बहुत बड़ा है तो पैर मिलाने के चक्कर में मत रहना। ये N3, ये और ये N3, आपको सामने से समझ आ रहा होगा। 6 सेकंड हो गए, फिर ऐसे उठाया और ऐसे। गलत क्या होता है, गलत क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। गलत ये होता है, बहुत बार हम सीधे, एक पहला तो खड़े होने का तरीका, तो क्या चलेंगे, 6 सेकंड चल रहा है, फिर 2, 3। ये तो कॉमन लोग ऐसे करते हैं, जैसे ना कदम तार कर रहे हैं, N3 नहीं दे रहे हो, कदम तार कर रहे हैं। 4, सामने वाले को पूरा ऐसा लग रहा है खुदाई कर रहे हैं। अरे भैया, N3 दे रहे हो, दुनिया के मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस पर आप काम कर रहे हो, खूंदे जा रहे हो। इधर भी देखो खूंदे जा रहे हो, इधर भी देखो खूंदे जा रहे हो, खूंदे जा रहे हो। अरे कोई खुदाई कर रहे हो, इसलिए खुदाई नहीं, दोनों पैर एक साथ यहां से ऐसे उठाया और ऐसे, ऐसे और ऐसे एक साथ। नंबर 1, खुदाई करना नहीं। नंबर 2, प्रेशर ये वाला और ये वाला समान डिस्टेंस पर, ये वाला पैर यहां है और ये यहां है, ये पेन क्या दे रहे हैं। जब ऐसे दे, ये यहां है और ये इधर है, गलत है। ऐसे ही दोनों का वजन यहां, ये देख रहे हैं हम, पंजे ऐसे बाहर जाएंगे। जैसे ही पंजे जाएंगे तो शक्ल पर 12 बज जाएंगे, ऐसे जाते ही। दिखा दो शक्ल, जैसे मैं पैर का प्रेशर दे रहा हूं और देखो
ये ऐसे शक्ल में दर्द आ जाएगा, एकदम शक्ल पे दर्द आ गया है, ऐसे गलत जाते ही। क्यों? एक और तरीका है गलत, ये जो पैर ऐसे जाना चाहिए, इसकी जगह हल्का ऐसे चला जाता है, ऐसे। यानी ये जो एरिया है ना, बाहर वाला एरिया, ये वाला एरिया ठीक से नहीं रखा जाना। ये एरिया ऐसे, या फिर बहुत बार एड़ी चुभती है, यहां कुछ ऐसी नर्व है जिसको छूते ही सीवियर पेन होता है, शूटिंग पेन होता है। इसको छूने से यहां से ये निकल के जा रही होती है, जैसे ही उस पर नर्व पर टच होती है एड़ी, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जैसे कील भोंक दी हो। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, यहां जोर से करते ही उनको पेट में क्रैम्प्स आ गए, क्रैम्प्स पेट में आ गए। दे रहा था व्यक्ति एंट्री, उसका पैर ऐसे जैसे गया तो पेट में क्रैम्प्स आ गए, क्योंकि यहां छूते ही दर्द आता है। तो देते समय उसका पैर का पंजा, पूरा पैर का पंजा सही नहीं है, या तो इधर वजन ज्यादा है, या इधर वजन ज्यादा है, या इधर वजन ज्यादा है, या इधर वजन ज्यादा है। अगर ज्यादा है तब गलत है। आपका अगर वजन 80 किलो है, तो दोनों पैरों पर 40-40 किलो होना चाहिए। और 40 किलो में भी अगर मैं आधा पैर ऐसे बोलूं, तो इतने पैर पर 20 किलो और इतने पैर पर 20 किलो हो। अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे, तो 40 किलो पूरे पैर पर था, ऐसे मैंने डिवाइड किया, तो अगर मैं इस जगह रख दूंगा तो 40 किलो हो जाएगा। इसको पूरे को डिवाइड कर दिया, तो एक जगह पर 10 किलो से अधिक वजन नहीं आता। यानी 40 किलो वजन को ऐसे हमने किया चार भाग में, तो 10, 10, 10 और 10। इसको भी और छोटे में कर दिया तो 5 किलो से भी कम वजन होता है। यानी 80 किलो वजन वाले व्यक्ति को किसी के ऊपर खड़े होने पर ऐसा लगेगा जैसे 5 किलो का वजन भी नहीं है। जब अगर उसका पैर का वजन ठीक से विभाजित है तब, अगर ठीक से विभाजित नहीं है तब उसका गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया गलत तरीके, और उतरने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एक पैर पर पूरा वजन डालेंगे और फिर उतरेंगे। जैसे ही एक पैर पर डालेंगे, सारा करा धरा फिर जाएगा। यहीं से तो देते हो भैया तुम पी पॉइंट, यहीं से तो देते हो। जैसे पी पॉइंट देते हो शकल बिगड़ जाती है। आप एक पैर ऐसे डाल के नीचे आएंगे, तो पैर रखने के लिए एक पैर रखा, वजन अपने लिए ऊपर लिया, फिर यहां पर खड़े हुए, और जब उतरना भी है तो अपने ऊपर वजन लो, फिर एक पैर को ऐसे हटाओ, और उसके बाद में दूसरे पैर को भी हटा दो। लेकिन पूरा वजन बंदे पर डाल करके नहीं उतरना, और यहां भी नहीं जाना। यहां से बहुत बार कुर्सी यही होती है, एकदम सीधे कैसे जाएंगे, ये, भाई कबड्डी खेल रहे हो, पैंता मार रहे हो, जंप मार रहे हो, ऐसे जाएंगे सीधे, मैंने देखा है ऐसे करके। अरे भैया, सामने वाला इंसान है, एक बार थेरेपिस्ट को जरूर ये सारे काम अपने लिए करा लेने चाहिए। हम्म। एक बार एक बार मेरा आपसे कहना है, आप ये सारे ट्रीटमेंट गलत तरह से लेकर खुद देखो। जब आप गलत तरह से लेकर खुद देखोगे ना, तब तुमको समझ आएगा कि सामने वाला कितना झेलता है आपको, कितना झेलता है। खुद लेके देखो, और वो भी नए बंदे से लेके देखो। जब आप नए बंदे से लोगे, तब आपको अपनी डॉक्टरी समझ में आ जाएगी कि आप कितने विद्वान हो गए, और कितना मजा आता है जब एड़ी चुभती है, कितना मजा आता है जब पंजा चुभता है, कितना मजा आता है जब ऊपर कोई कूदता है। भाई साहब, इनफर्टिलिटी हो जाती है गलत पैर रखने से, और आपको हो गई, जरा लेके देखो। इसलिए गलत ट्रीटमेंट देने से अच्छा न देना, परफेक्ट आप ट्रीटमेंट देना। दुनिया का दूसरा विज्ञान है ये, भारत का, भगवान शिव का पहला योग विद्या, दूसरी आयुर्वेद विद्या नहीं है, दूसरी अर्धनारीश्वर विद्या है। पहली विद्या योग विद्या है, भगवान शिव ने दी। दूसरी विद्या अर्धनारीश्वर विद्या है, जिसकी आप और हम प्रैक्टिस करते हैं। ये थर्ड नहीं है, सेकंड है। आयुर्वेद से भी पहले है ये। मैंने लिखा है पुस्तक, मेरी पुस्तकों में आप पढ़िए।
अब मैं साइट पर भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मेरी पीएचडी का भी सब्जेक्ट यही था कि भारत की ये अर्धनारीश्वर चिकित्सा ये द्वितीय विद्या है। भगवान शिव ने उनकी जो आरोग्य के कौशल दिए, जो स्किल दिए, जो हुनर दिए, उन हुनर में ये सेकंड विद्या है। फर्स्ट दिया था उन्होंने योग विद्या, और दूसरी है ये अर्धनारीश्वर विद्या, तीसरी है आयुर्वेद विद्या। इसके बाद सारी विद्याएं आती हैं। ये हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार के द्वारा प्रूव्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर बात कर रहा हूं। इसीलिए कोई आपसे जो बात कर रहा है वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो भारत सरकार का कौशलाचार्य भी है, राष्ट्रपति का पूर्व चिकित्सक भी है। और ये सारी चीजें ऐसे जैसे मर्जी नहीं आ जाती, एआई जनरेटेड नहीं है, किसी के पैसे से की हुई नहीं है, किसी की चीजों को चुरा कर उठाकर नहीं है, धोखा और छल देकर नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। इसीलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं, पैर रखने का आपका तरीका कितना बारीक होना चाहिए, 4 घंटे सिर्फ पैर रखने की बारीकी के बारे में आपको बताया और समझाया जा सकता है। इतना बड़ा है ये। केवल पैर रखना, कहां खड़े होना, ठीक राइट पॉइंट कैसे देना, एकदम परफेक्ट कैसे पॉइंट देना, ये बड़ा ज्ञान है, बड़ा स्किल है। तभी मुझे लगा था, बहुत बार तो आपको ऐसे लगा होगा ये क्या ये बात कर रहे हैं, N3 पॉइंट देने का तरीका बता रहे हैं। N3 जो लल्लू पुल्लू चुल्लू मुल्लू का पॉइंट है, कोई भी दे दे इसको, तो भैया ये लल्लू पुल्लू चुल्लू मुल्लू वाला नहीं है। इसको ठीक न जानने वाला ही लल्लू चुल्लू पुल्लू मुल्लू होता है। समझ आ गई? तो इसीलिए करेक्ट कैसे देना मैंने आपको ये बताया। अभी आती है बात, आखिर इन पॉइंट्स का इसका लॉजिक क्या है, एंट्री देने से शरीर में क्या होता है। आदरणीय अनिल शर्मा जी हैं, जो अ, लंदन में रहते हैं और हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, बहुत ही विद्वान हैं और बहुत ही उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च करी है। ऐसे आदरणीय अनिल शर्मा जी, यहाँ मेरे यहाँ आरोग्य पीठ में बैठकर बहुत बार डिस्कशन हुआ, क्योंकि वो मेरे पूर्वज हैं, वो दिल्ली में रहे और उसके बाद में आया, उन्होंने काफी लोगों को, बड़े लोगों को ट्रीटमेंट दिया। उनका रिजल्ट बहुत गजब है, बहुत गजब है। और आप में से कभी किसी को मिलें तो अपने को सौभाग्यशाली समझना। कुछ लोग इस देश में प्रैक्टिकल लोग हैं, जो उठाईगिरी नहीं करते, जो इधर उधर की चीजों में नहीं जाते। अनिल शर्मा उनमें से एक हैं और अजय गांधी उनमें से दूसरे हैं। ये इधर उधर की चीजें नहीं लेते। ऐसे ही ट्रीटमेंट के मामले में रामोतार भी एक अच्छे, परफेक्ट और खरे लोगों में हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत खरे हैं, जो रियल हैं। इन लोगों को न्यूरोथेरेपी की पहली चीज, अजय जी, अजय गांधी और अनिल शर्मा की बात करूं, ये न्यूरोथेरेपी को जीते हैं, जीते हैं। इसलिए ये सब बारीक चीजें उनको पता है। मैं यहां, ये लोग मिलें तो आप पॉलिटिक्स से हटकर इनके साथ बात करना, पॉलिटिक्स के साथ नहीं, पॉलिटिक्स से हटकर बात करना। अजय गांधी मिले कभी तो, अनिल शर्मा अगर कभी मिले तो पॉलिटिक्स से हटकर बात करना। ये ओरिजिनल नॉलेज आपको शेयर करेंगे, और वो भी बिना छल और कपट के शेयर करेंगे। ये बहुत अच्छे लोगों में आते हैं। मैं अभी यहां पर आपको शेयर कर रहा हूं, अनिल शर्मा जी से जब मेरा डिस्कस हुआ और उन्होंने कहा कि दीक्षित जी, मैंने N3 के कुछ प्रयोग किए हैं हॉस्पिटल, मैंने तो किए हैं। अभी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनिल शर्मा जी की बात कर रहा हूं। और उन्होंने मुझे कुछ उनके बेटे भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट मुझे भेजी, शरीर में चेंज क्या होता है। आपको बताता हूं क्या होता है। उन्होंने क्या देखा, देखिए। जैसे ही हमने ये N3 पॉइंट के लिए प्रेशर यहां दिया, यहां दिया, यहां देने के बाद उन्होंने ये देखा, जब अल्ट्रासोनिक रिपोर्ट उन्होंने मुझे बताई और दिखाया कि ये जो डायफ्राम का एरिया है ना, इस एरिया में यहां दबाने के बाद ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। यहां दबाने पर इस एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा जब मैंने यहां दबाया, इस जगह दबाया, तब वो इंटेस्टाइन, स्टमक और उससे नीचे इंटेस्टाइन का
ब्लड फ्लो बढ़ा। ये मेडिकल रिपोर्ट कहती है इस बात को। अनिल शर्मा मेरे को रिपोर्ट दिखाई उन्होंने कि ऐसे बढ़ता है। वो प्रैक्टिकल पर्सन है, हवाबाज पर्सन नहीं, ऐसा मैंने कहा। उन्होंने मुझे कहा, देखो मैं दिखाता हूं। फिर मैंने मैंने खुद बड़े हॉस्पिटल्स में टेस्ट कराए। मैंने कहा देखो क्या होता है, जरा मैं दिखाता हूं। जैसे ही हाथ दबाया, इस एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ा। अल्ट्रासाउंड, वो अल्ट्रासाउंड ये कहता है यहां का सर्कुलेशन बढ़ गया। जब उन्होंने यूएसजी कराया तो इसका एरिया बढ़ गया, उसकी रिपोर्ट दे दी, यस यहां सर्कुलेशन बढ़ गया। फिर 6 सेकंड की बात आई, आखिर 6 सेकंड क्यों? तो 6 सेकंड याद रखना, 6 सेकंड का मतलब होता है 6 सेकंड में ब्लड के जो क्लॉट है ना, वो 6 सेकंड तक नहीं होते। जैसे ही 6 सेकंड से अधिक का प्रेशर जाता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को आपने दिया जिसको ब्लड क्लॉट ऑलरेडी ज्यादा होता है, और आपने यहाँ 6 सेकंड की जगह 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड दे दिया, तब क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाएगा। और जब क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, तब कुछ तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगी। इसीलिए गुरुजी को यह समझ में आया था, डॉक्टर मेहरा जी को, 6 सेकंड रखना चाहिए। उन्होंने पढ़ा था मेरे से, कभी उन्होंने बात, मैंने पूछा 6 सेकंड क्यों? अभी उन्होंने कहा नहीं, 6 का कुछ वो और तर्क देते थे, लेकिन विज्ञान ये कहता है जैसे आप 6 सेकंड का प्रेशर देंगे, 6 सेकंड के बाद के क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। हर पल ब्लड में क्लॉट होता है और डिजोल्व होता है, लेकिन जैसे ही आप ज्यादा देंगे तो क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाएंगे। तो 6 सेकंड में प्रेशर देते ही ऑर्गन को इतना ही स्टिमुलेट होने के लिए पर्याप्त है। इससे कम दे दो, 3 सेकंड चलेगा, पर 6 सेकंड तक देने से वहां केमिकल करेक्शंस होने में और भी आसानी हो जाती है। इसलिए यहां देने से इस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ता है। ये मेडिकल प्रूव्ड है। इसलिए एंट्री पॉइंट मैंने अकेला आपके लिए लिया। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि छोटा पॉइंट एक क्यों बता रहे हैं? पर भाई मेरे पास तो इसको बताने के लिए अनलिमिटेड नॉलेज है, थोड़ी नहीं। इसको बताने के लिए, इसको अकेला एंट्री पढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज। अभी तो मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात ही नहीं करी। मैंने अभी इसके तीनों हार्मोन्स की बात ही नहीं करी। ना सोमेटोस्टेटिन की बात करी, ना इंसुलिन की बात करी, ना मैंने ग्लूकागोन की बात करी। क्यों? ये ग्लूकागोन, ये सब तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। मैं अर्धनारीश्वर चिकित्सा वाला व्यक्ति फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को इतना ही केवल देखता हूं जितना 4th नंबर पर आता है। आप भी देख लो, ट्रीटमेंट तो वही दोगे, LK1 या RK1 या ये। एनाटॉमी फिजियोलॉजी शरीर के बारे में ज्ञान है, बाजू है, होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्यों? सामने वाले को बताना तो है ना। आयुर्वेद वाले वैद्य को तो नाड़ी देखनी है, केवल यहां देख करके बता देगा तुम्हारा क्या हाल है अंदर बाहर, लेकिन बाद में बोलेगा जा अल्ट्रासाउंड करा ले, यही है। तो अल्ट्रासाउंड वाला कराए। ये हमारे हजारों वर्ष पुराने प्राचीन विज्ञान है। जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, लेकिन भारत में शरीर विज्ञान बहुत अद्भुत विज्ञान है। मैं बहुत जल्दी ही भारत की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बहुत जल्दी लिखने वाला हूं। भारत में एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आयुर्वेद के अनुसार एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, आज आपको एआई पे नहीं मिलेगी। इधर है, या मेरे दिमाग में है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भारत की क्या है, ये मैं बताऊंगा। अभी पहले एन3 की बात कर रहा हूं। इसलिए एन3 अपने आप में बहुत सारी चीजों को ठीक करता है। देखिए, अब ठीक से 2 एन3 देना है, फिर 8 एन3 देना है, इसके बाद में 10 एन3 देना है, और 18 एन3 देना है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लालपत राय मेहरा, यानी हमारे परम पूज्य गुरु जी, हमने यहां जैसे ही ये 6 सेकंड का प्रेशर ऐसे दिया, 6 सेकंड का प्रेशर देने के बाद जैसे पैर उठाया और फिर से ये दिया, डॉक्टर मेहरा जी ये बोलते थे इतना देने के बाद पेनक्रियाज का थोड़ा सा ब्लड फ्लो हुआ, उससे सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद में उन्होंने 8 एन3 दिया। ये पाचक रस क्रिएट करेगा, और पाचक में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऐसे हमने दे दिया, ये दिया
और इस तरह से 8 बार हमने दे दिया। ऐसे ही उन्होंने कहा जब आप 10N3 देंगे तो इससे इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन 10 बार अगर आपने ऐसे प्रेशर दिया, 10 बार ऐसे आपने प्रेशर दिया तो ये इंसुलिन इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा। भाई मैं कहता हूं वो जो उन्होंने कहा वो तो समझ में आता है। इससे किडनी कैसे ठीक हो गई? 10N3 देने से किडनी कैसे ठीक हो गई? 18N3 देने से आंखें कैसे ठीक हो गई? आंखें 18 देने से आखिर कैटरेक्ट पर फर्क क्यों पड़ गया? आंखों के अंदर चेंज कैसे आ गया? लीवर कैसे ठीक हो गया? पेनक्रियाज कैसे ठीक हो गई? किडनी कैसे ठीक हो गई? ये देने से ये सब कैसे ठीक हो गया? केवल अकेला एंट्री, केवल अकेला एंट्री देने से ये सब कैसे ठीक हो गया? तब ध्यान रखना, मैं फिर वही साइंस की बात कर रहा हूं, फिर वही साइंस की बात कर रहा हूं। और क्योंकि डॉक्टर मेहरा इस सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, डॉक्टर मेहरा इस सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मतलब बहुत अद्भुत। अगर मुझे ये पता नहीं होता, मैंने साक्षात्कार नहीं किया होता, मैंने उनके दिव्य दर्शन नहीं किए होते, तो शायद मैं पागल नहीं होता। मैं पागल हुआ केवल उनके दिव्य दर्शनों के कारण। वो जो मैंने देखा, जो मैं एक घटना बताता हूं ना, गोविंद आप्टे वहां थे और मैं भी वहां था। गोविंद आप्टे को फूड पॉइजन हो गया था और वो मरने वाले थे उस रात को। इतना भयंकर पेन, इतना वोमिटिंग, इतना लूज मोशन। और उस रात को जब उन्होंने कहा मेरे को, वो ऐसे कहते भगवान जरा आप दो ट्रीटमेंट, ऐसे बोलते थे वो। मैं प्रचारक था, वहां आया था, तो एक भाव अलग था प्रचारक के प्रति, मेरे प्रति। तो वैसा बोलते थे। जैसे ही ये ट्रीटमेंट दिया मैंने और उसमें रिजल्ट आया, और तब नहीं आया, फिर वो अंदर वॉशरूम में गए, अपने रूम में गए। जब रूम से निकलकर बाहर आए तो उनके चेहरे की चमक अलग थी। बस वो दिन, मुझे ऐसा लगता है, मैंने उस दिन उनके उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। और उस दिन से बाद मैंने उनको अपना समर्पण दे दिया। मैंने कहा अब राम गोपाल, तुम्हारी जिंदगी का एक ही पर्पज होगा, ये डॉक्टर मेहरा को अब मरने नहीं देना। ये क्या करते हैं, इसको खोज, ये तुम्हारी जिंदगी की खोज होगी। और तभी मैंने इतने सारे ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। मैंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, मैंने अर्धनारीश्वर विज्ञान के सिद्धांत को उसमें से ही खोजा और देखा आखिर करते क्या है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी ये वैदिक नाम नहीं है, न्यूरोथेरेपी ये अंग्रेजी नाम है। 300 साल पहले ये नाम नहीं था, 200 साल पहले भी ये नाम नहीं था। डॉक्टर मेहरा जी को किसी ने बोला न्यूरो न्यूरो नाम रख दो, इसलिए रख दिया। पर था तो वैदिक। तो ये वैदिक विज्ञान है, अर्धनारीश्वर। डॉक्टर मेहरा को मैंने वो देखा, और देखने के बाद मुझे लगा तुमको काम करना चाहिए। तब से लेकर आज तक मैं इस पर जीता हूं, इसी से काम करता हूं। वही मेरा सपना, वो क्या सोचते थे, उसको कहां तक जाना है, वही मेरा विजन, उन्हीं का मेरा उनका विजन ही मेरा अपना विजन बन गया। इसीलिए कभी किसी के बंदे को तोड़ा नहीं, कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया, किसी का लूटा नहीं। जो भी है यहां से ले जाओ। लोग भी, आप भी जानते हो आजकल आरोग्य पीठ के लोगों को, आरोग्य पीठ से दाएं बाएं तोड़ ताड़ करके अपने धंधे चला लेते लोग, वो एक अलग बात है। पर ये सब झूठ के पैर नहीं होते, छल और कपट के पैर भी नहीं होते। ये सभी सब टेम्परेरी चीजें हैं, थोड़े दिन आती हैं फिर चली जाती हैं। सत्य ही जीता है और वही लंबे समय चलता है। ओरिजिनल ओरिजिनल होती है, नकली चीजें थोड़े दिन के लिए आती हैं, वो आपस में ईगो में ही टकरा करके चली जाती हैं। आप बहुत कुछ देखोगे, इतिहास को भी देख, बहुत सारी चीजें इतिहास बन जाएंगी। और आप में भी बहुत सारे लोगों को भटकते हुए बाद में ज्ञान आएगा, अरे यार हम भी भटक के ऐसे चले गए थे, अच्छा ऐसा ही था। कुछ लोग ऐसे हैं जो भटके ही रहेंगे, उन्हें कभी ज्ञान ही नहीं आएगा। क्यों? उनको उसी में मजा आता है। तो जिसको जहां मजा आता है वो मजे ले। लेकिन ये एंट्री पर आ जाओ, तो वो डॉक्टर मेहरा जी की जो चीज थी, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ। इसीलिए एंट्री, एंट्री का परिणाम आगे क्या होगा, 2N3, चाहे 4N3, 5N3, 8N3, 10N3, 18N3, ऐसा तो डॉक्टर मेहरा जी ने बोला। भाई जो उन्होंने बोला उसके अलावा प्रयोग आप करो। अब मैं बताता हूं क्या क्या होता है।
सुन लो। किडनी की तकलीफ अगर किसी को है, किसकी तकलीफ? किडनी की। तो भैया इस जगह पर हाथों से, पैरों से दे दिया, अब हाथ से भी देके देखो। एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे, दोनों हाथों का प्रेशर इन साइड में ऐसे जाएगा। ये ये यहां कट पे आया, ये यहां कट पर आया। यहां बैठ जाओ नजदीक, नियरेस्ट, दूर ना बैठो। अपने कंधों का ऐसे प्रेशर डालो हल्का, और फिर से ऐसे किया, फिर से ऐसे डालो प्रेशर, फिर ऐसे, इसके बाद फिर से ऐसे 6 सेकंड, 6 सेकंड गिनना, कम नहीं। जैसे आप ऐसे यहां प्रेशर देंगे, नाभि से ऊपर के एरिया का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो केवल पैनक्रियाज एक्टिवेट नहीं होती। गुरुजी इस बात को बोलते थे, बोले भाई मैंने यहां से सर्कुलेशन दिया है, क्योंकि हमने उनको प्रश्न किया, गुरुजी आप कहते हो यहां के प्रेशर से गॉल ब्लैडर एक्टिवेट होता है, अब सामने वाले का गॉल ब्लैडर तो ऑपरेट हो गया, गॉल ब्लैडर तो है नहीं, तो इसको देने का फायदा क्या है? तब पुकार रहे पुत्र, वो गॉल ब्लैडर को थोड़ा ना एक्टिवेट करेगा, उसके आसपास की सारी चीजों को एक्टिवेट करेगा। अब हमको समझ में आया कि वज्रासन का लाभ क्या होता है। जब वज्रासन करते हैं तो स्टमक ही केवल मजबूत नहीं होता, लीवर पर भी प्रभाव पड़ता है, पेनक्रियाज पर भी प्रभाव पड़ता है, किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है, स्प्लीन पर भी प्रभाव पड़ता है। केवल वज्रासन करने से इन सारे ऑर्गन्स पर, इंटेस्टाइन तक सर्कुलेशन अच्छा होता है, और उसके बाद में व्यक्ति वज्र जैसा मजबूत हो जाता है। इसीलिए 2 और 3 देते समय आप ये मानना कि 2 और 3 दिए तो समेटोस्टेटिन बनेगा। क्यों? और समेटोस्टेटिन बनेगा तो शरीर की कितनी भी ओवर ग्रोथ है, क्यों? ये एक्सपीरियंस, नॉट एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर मेहरा का एक्सपीरियंस था। सो इसीलिए मैं कहता हूं दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटल साइंस। न्यूरोथेरेपी यानी अर्धनारेश्वर चिकित्सा इज ए एक्सपीरियंसल साइंस। अनुभवजन्य ज्ञान है, प्रैक्टिकल नहीं। प्रयोग करके नहीं बताया हमने, हमें अनुभव आया, प्रयोग तो बाद में किया। समझ आ रही है? तो N3 जब आप यहां दे रहे हैं, तो 2 और 3 डॉक्टर मेहरा जी को अनुभव आया कि इसको देने से पेनक्रियाज का वो वाला एक्टिवेट हार्मोन होता है जो कभी कभी काम आता है, जो ओवर ग्रोथ में काम आता है। और फिर जब उन्होंने उसको प्रयोग किया तो वैसा ही हो रहा था। ओवरियन सिस्ट उससे कम हो गई, ब्रेन की सिस्ट उससे कम हो गई, कहीं भी ट्यूमर उससे कम हो गया, हाई ब्लड प्रेशर उससे कम हो गया, रक्त का गलत जगह पर डायरेक्शन पर फ्लो वो कम हो गया। केवल 2 और 3 देने से ही इतनी सारी चीजें कम हो गई। जो जो शरीर में चीजें एक्स्ट्रा बढ़ रही थी, इवन फिर उन्होंने कहा ओ, इसका मतलब ये ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, बढ़ाने वाली चीजों को रोकता है। तब उन्होंने कहा इसका मतलब हाइट बढ़ाने वाले, जिन बच्चों की हाइट बढ़ रही है उनको नहीं देना चाहिए। क्यों? समेटोस्टेटिन जब इंसुलिन को भी रोकेगा, ग्लूकागॉन को भी रोकेगा, तो ग्रोथ हार्मोन को भी तो रोकेगा। इसलिए उन्होंने कहा हाइट बढ़ने वाले व्यक्ति को इसको मत देना। तो ये जितनी भी गांठें हैं शरीर में, आंख की गांठ भी हो सकती है, कैटरेक्ट के नाम से जानी जाती है ना? कहीं ब्रेन में गांठ हो सकती है, वो कोई सिस्ट हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। वो कहीं लीवर में हो सकती है, पैनक्रियाज में हो सकती है, ओवरी में हो सकती है, यूट्रस में हो सकती है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। इवन सोराइसिस में भी ओवर ग्रोथ होती है सेल्स की। इसलिए ओवर ग्रोथ वाली सारी चीजों के लिए उन्होंने कहा 2 और 3 दीजिए। और शुगर बढ़ाना है या इंसुलिन बढ़ानी है तो उन्होंने इंसुलिन के लिए डिसाइड किया 10 और 3 दीजिए। और जितने भी डाइजेस्टिव चीजें थी, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे फिर ग्लूकोज, ग्लूकागॉन, इनके लिए 5 और 8 और 3 देने के लिए वो प्रयोग में लेते थे। केवल इतना देने से उन्होंने अपने नाम कुछ लिए, पर ये सच में प्रयोग का विषय है और अधिक प्रैक्टिकल का विषय है।
कौन किससे कितना लाभ लेकर आता है उसका विषय है। तो किडनी वाले पेशेंट को अगर आपने देना है तो 2 N3 के साथ 10 N3 के भी लगातार ट्रीटमेंट जरूर दीजिए, और मिनिमम 6 ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। ये बात बताई। सेकंड, पेनक्रियाज का उपयोग सारे शरीर के अंदर, ये तीनों चीजें मेजर हैं, इसलिए मैक्सिमम ट्रीटमेंट के अंदर पेनक्रियाज का उपयोग होता है। ग्लूकोज भी चाहिए, क्योंकि सारे शरीर के अंदर नरिशमेंट की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है, ग्लूकोज चाहिए। इंसुलिन भी चाहिए, क्योंकि बिना इंसुलिन के लिए ग्लूकोज सेल में घुसेगा कैसे। सोडियम बाई कार्बोनेट भी चाहिए, क्योंकि भोजन का पाचन ठीक से होगा कैसे। तो भोजन का पाचन ठीक हो, ग्लूकोज ठीक बने, इंसुलिन ठीक बने, और कोई भी ओवर एक्टिविटीज हो रही हो वो रोकी जाए, ये काम पेनक्रियास करता है। इसलिए N3 पॉइंट आपको सबसे अधिक अच्छा और सटीक देना आना चाहिए। आपको खड़े होने का स्थान, आपके पैर रखने का स्थान, आपके पिलो लगाने का तरीका, आपकी चादर लगाने का तरीका, आपके खड़े किस जगह पर पैर रखें, कैसे ब्लड के फ्लो को करें, और उतरते समय पैर कहां रखें, स्टैंड्स कहां पर हों, ये हर छोटी चीज N3 के लिए बहुत जरूरी है। आप में से डेंटल डॉक्टर के पास बहुत बार गए होंगे, वो तो दांत पर केवल ऐसे गर्र करता है, क्योंकि बाकी ऑपरेशन तो आपने नहीं देखे होंगे। डेंटल ऑपरेशन देखा होगा, वो कितना नजदीक पेशेंट के खड़ा होता है, उसकी कमर का पोस्चर कैसा होता है। अगर वो थोड़ा पीछे रहता है तो अपनी कमर से हाथ धो बैठता है, अपनी गर्दन से हाथ धो बैठता है। इसलिए थेरेपिस्ट को ये बहुत आवश्यक है कि वो कहां से ट्रीटमेंट दे और कैसे ट्रीटमेंट दे। अभी मैं आज आपको इतना बताया। अभी अगले जो पंचविधि निदान ग्रुप के अंदर जो मैं बताऊंगा शनिवार को, वो N1 से लेकर N7 तक, N3 आज मैंने बता दिया, N1 से लेकर N7 तक ये आधारभूत ट्रीटमेंट है। N4, N5, N6, N7 आधारभूत बेसिक ट्रीटमेंट है। ये ढांचा और रसायन दोनों को संतुलित कैसे करते हैं, इनको कैसे सही दिया जाए, इनको कैसे गलत दिया जाए, मतलब गलत कैसे देते हैं लोग, रिजल्ट केवल एक अकेले पॉइंट से रिजल्ट कैसे लाया जाए। मैं अकेले N3 से माइग्रेन ठीक करता हूं, मैं अकेले N3 से एसिडिटी ठीक करता हूं, मैं अकेले N3 से बैक पेन ठीक करता हूं, मैं अकेले N3 से जो IBS है ना, इरिटेटिव बबल सिंड्रोम्स, उसको ठीक करता हूं, मैं अकेले N3 से सर्वाइकल ठीक करता हूं, मैं अकेले N3 से नी पेन ठीक करता हूं, मैं अकेले N3 से एंजाइटी ठीक करता हूं, डिप्रेशन ठीक करता हूं, अस्थमा ठीक करता हूं, काफ मसल्स का पेन ठीक करता हूं, अकेले N3 से। बस N3 देने का तरीका ठीक होना चाहिए। अकेला N3 दीजिए और परिणाम लीजिए। इससे आगे के जादू को मैं आपको बताऊंगा कब, शनिवार को पंचविधि निदान ग्रुप के अंतर्गत। अब मैं आपके साथ बात करूंगा। और ये तो बहुत समय हो गया भाई, आज तो इतना पढ़ा दिया, 8:30 हो गए, 8:36। चलो बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप, कुछ समझ आया नहीं आया। जी आचार्य जी, प्रणाम। अशोक बोल रहा हूँ, झारखंड देवघर से। जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि N3 पॉइंट के बारे में इतना विस्तार पूर्वक बताया, सॉरी बताएं। और इस समझ में मुझे भी आ रहा है कि N3 पॉइंट बहुत सारी गलती कर रहे थे हम भी, और अब उसको सुधार कर लेंगे। और हम्म। जैसे कि आपने अभी बोले गुरुजी कि N3 पॉइंट से अस्थमा भी ठीक होता है, और अस्थमा का एक दूसरा रूप है ब्रोंकाइटिस, बिल्कुल। जिस चीज को मैं अभी झेल रहा हूँ। तो बस आप इसका जी, इसको वो करना है अभी मेरा अस्थमा वो थोड़ा बढ़ गया है। आपका। तो जी हाँ। और और ये बढ़ने का कारण है कि मैं थेरेपी ले नहीं इसको पा रहा हूँ। माइग्रेट करना है ना, ये करेंगे जी। बढ़ने का कारण ये है कि मैं थेरेपी किसी और से ले नहीं पा रहा हूँ। तो सिर्फ आपने बोला कि N3 से ठीक कर सकते, तो कितना बार 100%। देने से कर सकते हैं, ताकि हम खुद से कर सके इसे। एक बार राहुल जी को बुला के इसको ग्रेड व्यू कर देना।
जी, आपने कहा N3। N3 जी से हाँ। कैसे अस्थमा ठीक करेंगे वैसे? आज बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि कैसे होता है। देखिए, अस्थमा, आप अपने जो आपको ब्रोंकाइटिस है ना, जी हाँ। ट्रीटमेंट आप क्या देते हो ब्रोंकाइटिस के लिए? ब्रोंकाइटिस के लिए ट्रीटमेंट लिखा हुआ एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। आपको कब बुक। समस्या होती है पहले बताओ? समस्या मुझे होती, मतलब पहले तो रात में होती थी अधिक, बट अभी रात में अधिक नहीं हो रही, अभी दिन में ही बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अच्छा, रात को, मतलब दिन में अधिक प्रॉब्लम दे रही है, होगा। हाँ। रात में नहीं होता, दिन में अधिक प्रॉब्लम देता है ना। जी। तो भाई पहले आप ट्रीटमेंट लिखो, और ये ट्रीटमेंट लेना, 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। कितने दिन में? मैंने 15 दिन अस्थमा में। पर मैंने अस्थमा पर हम्म, जी गुरु जी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। 23 लोग छात्रों को मैंने चुना था। जब गुरुजी थे डॉक्टर मेहरा जी, संजय कुमार जी वर्मा जी, आपका माइक खुला रहता है, शायद आवाज दब आती है। मैंने गुरुजी जब थे तो अस्थमा पर यहाँ दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था उस समय। आदरणीय, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, ऑस्कर फर्नांडीज, उन्होंने मुझे कहा था कि दीक्षित जी, आप क्या ठीक कर सकते हो, कोई कर सकते हो, किसी एक चीज की बीमारी बताओ। मैंने, हाँ, हम तो बड़ी तोप मारते थे ना, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बोले नहीं नहीं, कोई एक बीमारी बताओ। मैंने, अस्थमा। बोले अस्थमा में कितना ठीक कर सकते हो? तो मैंने कहा 80%। जोश था ना। बोले नहीं नहीं, इतना नहीं चाहिए, 40% कर सकते हो? वो कहते 35% रिजल्ट दे सकते हो? मुझे कहते 35 दे सकते हो? मैंने, हाँ। अरे कैसी बात करते, दे दूंगा। बोले मैं 35 पर ही पास कर देता हूँ, आप 35 पर दो, इसी के लिए प्रोग्राम करो। और दिल्ली में फिर मैंने जनवरी के महीने में अस्थमा पर एक ट्रीटमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसके अंदर आप आचार्य रामचंद्र जी से कुछ लोग जानते होंगे, आप उन्हें पूछोगे, उनका तो, उनकी इतिहास दिल्ली के साथ बड़ा जुड़ा है। उनको मेरे मेरे घर में वो 3 महीने कैद मैंने रखे थे, तब बहुत सारी बुक्स तैयार करी थी, 7 वॉल्यूम घर पर रख के तैयार किया था। तो और उससे पहले ये अस्थमा का कैंप जब था तो गुरुजी और रामचंद्र जी, ये दोनों वहाँ आए थे, और उनके देखरेख में ये सारा कैंप ऑर्गेनाइज किया था। 32 पेशेंट उस समय उसमें आए, 3 दिन उनको वहां रखा। मेडिकल डॉक्टर्स की टीम वहां पर थी, और मेडिकल डॉक्टर की टीम के साथ में वो बिफोर एंड आफ्टर दिन में 3 बार पैरामीटर चेक करते थे वो पेशेंट के। 3 दिन के अंदर दिमाग घूम गया दिल्ली हार्ट एंड लंग्स के डॉक्टर्स का, डॉक्टर साई राम, जो अभी भी वहां हैं। तो वो रिजल्ट ये था कि जैसे ही ट्रीटमेंट देते थे पैरामीटर बदल जाते थे, एकदम ऐसा लगता था कि पीक फ्लो जो है ना, जो पीएफआर और पीएफटी है ना, उसका एकदम बढ़िया होने लगता था, ऐसा हो जाता था। तो इस तरह से एक बड़ी संख्या में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो क्या था ट्रीटमेंट, वो नोट करो, बाकी लोग भी नोट कर लो। 15 N3, 15 CNS × 2 फॉर एसिटिल कोलाइन, जो हर सेल के एंड में, नर्व के एंड में काम करता है, 15 CNS। इसके बाद था, क्योंकि अस्थमा वाले व्यक्ति कभी ना कभी दवाइयां बहुत खा चुके होते हैं, इसीलिए था न्यूट्रल, बॉडी को बैलेंस करने वाला। और थर्ड उसके अंदर था, नहीं, उसके बाद था प्राण ऊर्जा। पहले 15 CNS, फिर प्राण ऊर्जा, फिर न्यूट्रल, और उसके बाद न्यू इवैक्यूएट। ऐसे 3 ट्रीटमेंट पहले हमने दिए, केवल यही पहले दिन ट्रीटमेंट दिए, इसी से पेशेंट्स में बड़ा चेंज आ गया। फिर अगले दिन हमने डिटॉक्सिन ट्रीटमेंट जोड़ दिया उसमें, डिटॉक्सिन। और डिटॉक्सिन, जिसको हम किडनी क्लियर भी बोलते हैं, डिटॉक्सिन ट्रीटमेंट जोड़ दिया। एसिड अल्कलाइन बैलेंस किया। जब 32 में से 27 पेशेंट का जो रिजल्ट था, वो मोर देन 80% था। पीएफआर और पीएफटी 80% अच्छा हो गया 3 दिन के अंदर। 3 पेशेंट ऐसे थे जिनका 50% के लगभग ही उनको ग्राफ रहा, और 2 पेशेंट कंटिन्यू नहीं कर पाए 32 में से।
30 लोगों का रिजल्ट, 30 के प्रोजेक्ट मैंने बनाकर गुरुजी डॉक्टर मेहरा जी को बम्बई में दिए थे, जो आज भी वो अस्थमा पर पेशेंट का ग्राफ पड़ा है मेरे पास है। फिर उनको मैंने लगातार फॉलोअप में लिया, अगले साल लिया, फिर अगले साल लिया, ऐसा बड़ा फॉलोअप लिया, और उन सब के अंदर बड़ा चेंज आया। अभी इस पेशेंट को पहले दीजिए 10, पहले दीजिए, आप लीजिए, आपको बोल रहा हूं, पहले लिखिए 15 CNS/2 प्राण ऊर्जा, ठीक न्यूट्रल है। और न्यू इवैक्यूएट, ठीक है। ये ट्रीटमेंट ले लीजिए। इसके बाद दिन में 3 बार, सवेरे जब सांस दिन में होती है ना, तो 2 and 3 into 6 और 10 and 3 into 6, ये सुबह ले लीजिए, सेम दोपहर को ले लीजिए, और सेम शाम को ले लीजिए। 2 and 3 into 6 and 10 and 3 into 6, ये लीजिए। कभी कभी कुछ लोगों को 18 and 3 into 6 भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा मैंने देखा। इतना ही देखो। हाँ, इसके साथ मैं हमेशा बोलता हूं, अर्धनारीश्वर के नियम का पालन करना, पहले ढांचा बैलेंस करवा लेना, नाभि, फिर अपना एसिड अल्कलाइन चेक करा लेना, एसिड अल्कलाइन बैलेंस करना, फिर ये फॉर्मूले अप्लाई करना, तब आपको रिजल्ट, थैंक यू बोलोगे आप मुझे। चलो। अ, आचार्य जी, थैंक यू तो एनसीडब्ल्यू के लिए भी बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अच्छा, बोलिए। जिस दिन आप क्लास आपका लिए, उसके दूसरे दिन वो देने का मौका मिला मुझे, हाँ। और थाना के अधिकारी को दिया था मैंने, और वो खुद आश्चर्य रह गए कि इतना, मतलब इतना सा समय में मेरा गर्दन सही कैसे हो सकता है सिर्फ एनसीडब्ल्यू देने से। बिल्कुल, एनसीडब्ल्यू में तो केवल 39, केवल कुछ ही रखे थे, इतनी बीमारियां। मुझे तो एनसीडब्ल्यू से चमत्कार करता हूं। अभी मैं बहुत जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, इतिहास की बहुत बड़ी ऐतिहासिक खुशखबरी देने वाला हूं, दंग रह जाएंगे सब लोग। जी। जी। थैंक यू सो मच। अ, राहुल जी, कोई भी जी, आप अभी प्रश्न बोलिए। श्याम बाबू जी हैं, उनके बाद हनुमान जी, फिर इंद्रमणि जी। मेरा आज समय बहुत हो प्रश्न। गया है, तो मुझे लगता है सिर्फ 3 लोगों के सवाल लेके हम लोग समापन की तरफ चलें। हाँ बिल्कुल। जी, श्याम बाबू जी, हनुमान जी, इंद्रमणि जी। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर मैं आप जो अभी जो 18 N3 जो बताया है ना, हाँ। इससे मैंने एक ठो पेशेंट पर 3 महीने से दे रहा हूँ। अच्छा। उसका उसका क्या था कि मतलब एक्सीडेंट हो गया था, और उसका हाँ। मतलब एक ठो मतलब राइट साइड का कान और राइट साइड का आंख भी बंद हो गया था। ओके। जी सर, मैंने जो 18 N3 जो है मैंने उसको प्रयोग किया, 15 दिन के अंदर में ही उसको मतलब आंख और कान दोनों ठीक हो गया सर। क्या बात है, क्या बात है। मैं अब आज भी आया था वो पेशेंट, हम्म। लगभग लगभग मैंने उसको उसका करोड़ों रुपया खर्च हो गया था सर। अच्छा। करोड़ों से ज्यादा, वो 4 आदमी से बुक करके उठा करके हमारे बेड पर लाते थे उन लोगों ने। ओ। उसका मैंने ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा हुआ, और वो चल रहा है, अपने से भी गाड़ी चला रहा है। उसको स्पाइन में इंजुरी था, स्पाइन और गर्दन में, मतलब अच्छा। पूरे यहाँ पर पाइप लगा था सर, यहाँ पर गर्दन में, मतलब चार अब बढ़िया महीना हो गया। 6। जी सर, बहुत खुशी है। उसने मुझे गिफ्ट भी दिया है, एक तो मोटरसाइकिल भी दिया है सर। अरे वाह भाई, अपना भी बनता है पर उसमें जी जी। अकेले अकेले मोटरसाइकिल है, हमको घुमा ही लो, हम तो इसी में खुश हो जाएंगे। जी सर। चलिए आगे बोलिए, थैंक यू। कितना आज मजा आता मैंने है। 18 N3 वाला है ना, मैंने उसको यूज किया था 6 महीना पहले से भी कर रहे हैं सर। अच्छा, बहुत सुंदर। आज मैं आज और भी खुश हुआ हूँ। हाँ। मैंने अपना का मतलब, हमको हिंदी उतना बोलना कुछ दिक्कत होता है। हम्म। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपका मैं शिष्य हूँ। नहीं, थैंक यू। मैं आपको मतलब आपके सामने मैं मतलब बोल नहीं सकता हूँ। आप, मैं चलिए, इतना मेरा आभारी हूँ। आशीर्वाद आपको।
मैं आपका इतना आभारी हूं कि आप मेरा जिंदगी बदल दिए हैं सर। आशीर्वाद आपको, है ना। जी जी। चलो बहुत और बढ़िया। पेशेंट को, जी सर, हमारे पास लगभग पेशेंट 200 500 किलोमीटर से आता है सर, अच्छा। यहाँ पर आता है। जी बहुत बढ़िया। ये यही जिंदगी का जी आनंद है। और बहुत जल्दी आपको सबको पता ही है कि दिल्ली में अभी जो फ्रेंचाइजी वाले हैं उनकी मैंने बैठक रखी है। राहुल जी बाद में सूचना देंगे। जितने भी फ्रेंचाइजी हैं उनकी बैठक रखी है। और एक बहुत बड़ा टास्क मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। और चांस की बात है कि वो सभी राष्ट्रपति भवन में आएंगे। जो फ्रेंचाइजी है ना, जी वो राष्ट्रपति भवन में ही आएंगे। तो वहीं पर संभवतः बैठक होगी इनकी। जी। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हनुमान जी। नमस्ते गुरुजी। हाँ मैं नमस्ते ये रमन जी। मैं सर जी ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ये हम अब ये पॉइंट देते हैं, इसमें पिल्लो सेट करते हैं, तो इस पिल्लो का कुछ आकार भी निश्चित है, या नहीं नहीं, वो इसका इसका रोगी का पर्पस, साइज देख के उससे? इसका पर्पस समझिए। दोनों थाइस के नीचे रहने से जब हम ऊपर प्रेशर डालते हैं तो नीचे के मसल्स इक्वल में आते हैं। और हिप्स, क्योंकि हिप्स जो है वो हिप्स नीचे हैं, थाइज उसके बाद आती हैं। तो हिप्स के नीचे और थाई के गैप को भरने के लिए पिल्लो का उपयोग होता है। अगर आप हाथ से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पिल्लो लगाने की जरूरत नहीं है, लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पैर से दे रहे हैं अदरवाइज तो पेल्विक बोन खराब हो जाएगी। इसीलिए बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा पिलो भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला पिलो भी नहीं होना चाहिए। लेवलिंग हो जाए उस व्यक्ति की, इतना साइज के हिसाब से पिलो देना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज, बहुत मोटे नहीं, पतले ही, बहुत अधिक मोटे नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जी, बोलिए शुक्ला जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, ठीक। एक अंकल हैं, हम्म। 75 ईयर ओल्ड। हम्म। उनको हो गया था पार्किंसन। हम्म। अब उनकी अवस्था मतलब कि बहुत गड़बड़ हो गई थी। तो उन्होंने वो लगाते हैं ना, मशीन लगाते हैं, तो उन्होंने चश्मे मशीन लगा के वहां से कनेक्शन जोड़ दिए थे ताकि वो, बट दवा खाते खाते उनका ये जो यादाश्त है ना, जैसे हम कुछ बात चैप्टर में बात कर रहे हैं, वो इधर उधर भागते हैं। तो इस क्या दवा का साइड इफेक्ट है क्या गुरु जी? हाँ दवा का है, इससे क्या है उनका कंसंट्रेशन हट गया, हाँ कंफ्यूजन आ गया। हाँ। कंसंट्रेशन हट के कंफ्यूजन आ गया। तो जैसे ही हम्म, कंफ्यूजन आएगा तो उस समय हम्म। पर ये दिक्कत आ जाएगी। तो इनको, ऐसे पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं ताकि उनके लिए ज्यादा बहुत अच्छा सरल, बहुत सरल ट्रीटमेंट है। बहुत तेजी। उम्र कितनी है उनकी? 75 ईयर। अरे ये तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काई की दवा खाई थी उसने? मतलब दवाई तो उनकी वही पार्किंसन की चल रही थी। 25 ईयर्स में पार्किंसन? 25 ना 75? 75, ओके। ओके, नहीं हम्म, नहीं, फिर एज काफी हो गई। और पार्किंसन की मेडिसिन खाइए तो कुछ परिवर्तन आएंगे। आप ट्रीटमेंट लिखो। हम्म। नंबर एक तो 15 CNS, अभी जो मैंने इनको लिखाया था ना हाँ समा का, 15 CNS इंटू हाँ 2, हाँ प्राण ऊर्जा, हाँ न्यूट्रल हाँ और न्यू इवैक्यूएट, हाँ। ये दे दीजिए। सेकंड, इसके बाद जो अगला ट्रीटमेंट आएगा वो देना बॉडी बैलेंसिंग हम्म। और डोपामाइन, संडोपा। डोपामाइन। डोपामाइन का ट्रीटमेंट है ना, वो देना। ठीक है ना, 20 CNS, 12N2, ये दे देना। ठीक है। हाँ। और इसके बाद में इन्हें, क्योंकि कभी भी पार्किंसन के दो ही बड़े कारण हैं, तीसरा कारण है बहुत छोटा है। दवाइयों के साइड इफेक्ट से पार्किंसन आती है पर कम है। चोट हम्म, लगने से, या तो दिमाग में चोट लगे हम्म, या मन में चोट, यानी ब्रेन में चोट लगे या माइंड में, इसमें मस्तिष्क में चोट हम्म। लगे। दोनों हाँ। में से कहीं भी चोट लगेगी तो आएगा। इसीलिए इम्यूनिटी ट्रीटमेंट इनको देना, चोट लगने का ट्रीटमेंट इन्हें देना। और एसिड इंसोमेनिया, MA इवैक्यूएट।
ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इतना देखे देखो, मेमोरी फटाफट वापस आ जाएगी। ठीक है। इंसोमेनिया और क्या? एसिड, इंसोमेनिया, MA, माइंड इवैक्यूएट। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक, शशि यादव आगे। जी और सत्येंद्र जी, बस एक एक मिनट का समय प्लीज आप अपना लेके और हाँ, फिर समापन करें। इसके अलावा शशि यादव भी, अभी शशि किसी का यादव नहीं बोले। लेंगे प्लीज। वो हम भी हैं सर। राम राम जी, कैसे हैं? राम राम। बताओ। गुरुजी एक पेशेंट आया है मेरे पास। हाँ जी। फीमेल पेशेंट, उम्र है 45 साल। एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन समस्या है कि दाहिने पैर में आगे ग्रोइंग से नीचे तक पूरा एकदम दर्द ज्यादा है। तो हम आज उसको न्यू स्टार एसिड ट्रीटमेंट दिए हैं और इंजूरी दिए हैं। 2 दिन से इसको दे रहे हैं, लेकिन दर्द में उसका अभी कमी नहीं हुआ है। अच्छा। तो आगे जे ग्रोइंग से आगे में दर्द है, पीछे में नहीं है। लंबर एरिया से नहीं है, लेकिन आगे में है, दाहिना मतलब साइड में। जहाँ ग्रोइंग एरिया वहां दर्द है। जी, वहां से नीचे तक एंकल तक जा रहा है। ठीक है, पीछे की ओर साइटिका नहीं है, आगे की ओर दर्द आ गया। हाँ, आगे की ओर। बहुत सिंपल तरीका है। जी, राइट है लेग, कौन सी लेग है, राइट या लेफ्ट? राइट लेग में है। देखो, आपने न्यू LTHP तो दिया ही होगा। उल्टा लिटा के हाँ पैर को बाहर करके, जैसे ये पैर है ना, ये हाँ, वो पैर है दिए ना, हैं। उल्टा लिटा के जब पेट केबल दे देते हैं ना, इसकी हाँ। जगह अब आप उनको ऐसे लिटाइए, ऐसे। एक पैर हम्म यहाँ रखिए, एक इस पेल्विक पे रखिए, हल्का सा हम्म ऐसे। ये वाला ट्रीटमेंट हल्का दीजिए, ये मसल से इधर जाएंगे, ये इधर आएगा। तो जो पेल्विक हम्म। एरिया पर है ना, पेल्विक एरिया जी। पर जो अभी ऐसे हो रहा है, वो हल्का ऐसे हो जाएगा, और वहां से हम्म। नर्व कंप्रेशन फ्री हो जाएगा। मसल्स भी ग्रोइंग के वो फ्री हो जाएंगे। देखे जी। देखो, इसके साथ राइट लेग में है तो OB1 देना, लेफ्ट में है हम्म। OB2 देना। 60 ठीक। FP, F60 FP1, OB1 हम्म। या OB2, 1 OB1 OB2, इतना ही दे दो। जी सर। शशि यादव जी, थैंक यू सर। जी, शशि जी बोलिए। चरण स्पर्श गुरु जी। खुश रहिए शशि जी। और गुरु जी कैसे हैं आप? एकदम देखो परफेक्ट, आपको देखने के बाद तो और आपको बिना देखे ही मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं हाँ, गुरु जी, देखा, एक्चुअली आप मैं प्रकट थोड़ा हुए। सा बाहर था। अच्छा, बोलो बारात में एक आया था रिलेटिव के, तो भाई, मैं फिर तो हेडफोन लगा के ले रहा था क्लास। दावत मेरी तरफ से भी बनती है। जी गुरु जी। लड्डू गुरु खा जी लेना, मेरे मुझे पास एक लड्डू पसंद है। ठीक है गुरु जी, खाऊंगा जरूर। ठीक है। गुरु जी एक मेरे पास पेशेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग पेशेंट है, 28 साल का लड़का है। नहीं, उसको पेशेंट कंफ्यूज है या साइनोसाइटिस। आप कंफ्यूज हो रहे हैं? सर वो, उसकी बीमारी है ऐसी है, अब बताइए, उसको एस्टिक बीमारी है, उसका एल्केलाइन बढ़ा हुआ है। गजब का सिस्टम है उसका। बीमारी उसको एस्टिक है, बढ़ा एल्केलाइन है उसका। अच्छा। मैं उसको रोज चेक करता हूँ, पर डे हाँ उसकी डायग्नोस मैं करता हूँ। एल्केलाइन उसकी बढ़ी हुई है, साइनोसाइटिस है गुरुजी उसको। हाँ। और वो 1.5 घंटे में एक रोटी खाता है, दोनों नाक उसकी बंद है पूरी तरीके से। 1.5 घंटे में? अब एक रोटी खाता है सर। अच्छा। वो खा ही निगल ही नहीं पाता, दोनों नाक उसकी बंद है, ऑक्सीजन जाएगी नहीं। वो निकलेगा निकलेगा कैसे उसको अपने आहार को? सांस ही गजब की उसके नहीं, साथ समस्या है। और वो बैंक का कर्मचारी है बच्चा। वो सांस ही उसकी किसी से ऐसी हो सुना। रखी है। हाँ गुरुजी, अब ये समस्या है उसकी, और उसकी एल्के लाइन बढ़ी हुई है। बीमारी उसको अच्छा, एसिडिक है, जैसे उसको साइनोसाइटिस। उसको जी नाक गुरुजी। बहती है, नहीं बहती? नहीं गुरुजी, नाक नहीं बहती, लेकिन वो ठंड सहन ही नहीं कर पाता है। आज भी बंदा इतनी गर्मी में भी वो नहाता नहीं, हाथ पैर धो ले तो उसको मतलब कि उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, इतनी ठंड लगती है। इस समय वो आया था तो कोट पहन के आया था ठंडी वाली, जबकि यूपी में इस समय 47 डिग्री टेम्परेचर है गुरुजी। आप ट्रीटमेंट लिखो। जी गुरुजी बताइए। आपकी इसी सेंटेंस ने उसका एकदम ट्रीटमेंट परफेक्ट बता दिया। अभी आपने बोला ना, चादर ओढ़ के आता है, जी गुरुजी। तो इसका बॉडी टेम्परेचर ठीक करो। तो 6 6 इनफ है CNS गुरुजी? इंटू 6, सुन लो। जी जी गुरुजी। पूरा बॉडी टेम्परेचर, पैर गर्म करने वाला ट्रीटमेंट, विड्रॉल जी ट्रीटमेंट, ये जी। नंबर 1।
पहले तो दीजिए उसको वही 15 CNS इंटू 2 प्राण ऊर्जा हाँ न्यूट्रल। हाँ अगर एसिड हाँ बढ़ा हुआ है तो ए इवैक्यूएट। और आप बिल्कुल इसको छोड़ दो कि एसिड की बीमारी और अल्कलाइन की बीमारी, अर्धनारीश्वर का सिद्धांत नहीं नहीं गुरुजी, आपको उसका जिन एल्केलाइन बढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं तो एल्कलाइन निकाल दो जी भाई। एल्कलाइन एल्कलाइन से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिड से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जी गुरुजी। तो आप उसका एल्कलाइन कम कर दीजिए ना। जी गुरुजी। जैसे एल्कलाइन कम करेंगे एसिड बढ़ेगा, शरीर में हीट बढ़ जाएगी। जी गुरुजी। तो वो तो सही है ना। एल्कलाइन डाउन करो, हीट बढ़ेगी। तभी आप जब 6 जी CNS दे रहे हो उसके बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी उसके शरीर में एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। जी गुरुजी। एसिड बढ़ाओ, गर्मी बढ़ाओ, उसके जी लिए गुरुजी। एल्कलाइन डाउन करने के लिए एल्कलाइन ट्रीटमेंट दो राइट साइड। जी और गुरुजी। जो मैंने बताया ना उसमें ए इवैक्यूएट मत देना, एसिड इवैक्यूएट मत देना, जी नॉर्मल न्यू इवैक्यूएट देना। और साथ ही हाँ, उस व्यक्ति को पैर गर्म करने के लिए जो ट्रीटमेंट है और विड्रॉल ट्रीटमेंट है, आप इसको वो जी दीजिए। और इम्यूनिटी जी। बढ़ाने के लिए इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट शुरू करिए। आप देखिए उस बच्चे में बहुत इन्फ्लामेशन बड़ा गुरुजी उसको दे रहा हूँ, 6 दिन उसको एंटी इन्फ्लामेशन मैंने दिया। अभी वो एंटी बोलता है कि इन्फ्लामेशन मैं नहीं, कुछ खा। हाँ। एंटी इन्फ्लामेशन केवल। इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन। अच्छा, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, ओके गुरुजी। एंटी इन्फ्लामेशन तो थैंक एसिड यू। और कम कर देगा उसका। जी एसिडिक ट्रीटमेंट है ना एंटी इन्फ्लामेशन। जी जी गुरुजी। ठीक है, ऐसा दो, जी जी। फिर बात करो। चलिए राहुल जी ठीक है गुरुजी। लास्ट। ठीक है जी। एक बस एक सत्येंद्र जी ने हेलो। हाथ उठाया था, बट अभी वो शायद उन्होंने हैंड हेलो। रेज कर लिया। एक जो सैमसंग वाले, हाँ बोलिए जी, अहमद खान जी। हाँ, जी गुरुजी वो मेरे को डिस्क बल्ज के लिए जो ट्रीटमेंट बोले थे ना गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट एफपी एफपी 5 देना है। एसिड अल्कलाइन बैलेंस करके एफपी 5 देना है। फिर एसिड बड़ा हो तो एसिड देना है, नहीं तो डिस्क बल्ज देना है। ये 2 से 3 दिन देना है। उसके बिल्कुल। बाद उसके बाद जो है फिर वो कैल्शियम और एंटी इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना है। तो ये 2 से 3 दिन जो डिस्क बल्ज देते हैं अपन, वो देने के बाद क्या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ वो 3 दिन देके रोक देना है वहीं पर? नहीं, अभी कोई भी ट्रीटमेंट जब देना है ना आपको, एक एक आप स्टैंडर्ड समझिए। हर एक पॉइंट लिख लो आप, ये हर जगह अप्लाई होगा। जी जो अच्छा लगे उसको रिपीट करो, जी। जो अच्छा लगे उसको रिपीट करो, जो खराब लगे उसको छोड़ दो। हाँ डिस्क बल अगर 10 दिन भी अच्छा लगे रिपीट करो। जी इनको एलबीए भी दे देना, लो बैक वाला पेन वाला ट्रीटमेंट, एंटी जी इन्फ्लामेशन के साथ कैल्शियम। लेकिन पहले आप इनको, जिनको डिस्क बल्ज होती है ना, उनको जी पहले एंटी इन्फ्लामेशन कैल्शियम देकर, इम्यूनिटी ट्रीटमेंट देकर, एसिड वाला एल्कलाइन वाला OB1 OB2 के साथ, जी। इसके बाद में तब डिस्क बल्ज देना चाहिए। और डिस्क बल्ज के बाद कोई भी बेसिक नहीं देना चाहिए। जो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए है ना, एपी5 है या लंबर की घिसाई है, LTHB RTHP है, नहीं देना जी चाहिए। डिस्क बल्ज जी। के बाद कोई भी स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट देने पर दर्द बढ़ जाता है, ऐसा अनुभव और में आया है। जी। और वो डिस्क बल्ज 10 दिन कितने भी दिन अच्छा लग रहा है उतने दिन देना है। उसके एकदम। बाद हाँ जी, उसके बाद अगर फिर कैल्शियम वो देना है तो बीच में दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। ले कैल्शियम का हर 48 घंटे के बाद एक बार, दे 2 दिन सकते के बाद एक बार। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। और ठीक वो है। एंटी इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट AD1 और CNS देने से कुछ अलग महसूस हो रहा है, तो वो देना जरूरी है क्या नहीं? अगर लाभ हो रहा है तो दीजिए, नहीं है तो मत हम्म, दीजिए। जी। और एक उनको राइट किडनी में सिस्ट भी है। 2 and 3 दे देना। 2 and 3। हाँ ये। लेकिन हाँ लेकिन कमर दर्द वाले व्यक्ति को N3 पर वजन बहुत कम डालना चाहिए। जी जिनको भी लंबर पेन है जी उनको N3 में वजन बहुत कम डालना चाहिए।
नहीं तो लंबर का दर्द बढ़ जाता है, लोअर बैक पेन। ठीक है, चलो जी मुझे लगता है एक आखिरी है बस, सैमसंग एसएम करके, बस आप अपनी बात बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप? SM S948B। मुझे लगता है वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी क्षमा चाहता हूँ, बस एक अभी आपने जो क्वेश्चन बात बताई ना, उस पे मुझे एक पूछना था। जो आप बोले ना मतलब कमर दर्द पे हम उनको जोर एंट्री पॉइंट नहीं देते, तो हम फ्रैक्चर पॉइंट भी नहीं दे सकते क्या वो टाइम पे? कि तो वो नहीं तो नहीं नहीं, देते हैं नॉर्मल। फ्रैक्चर पॉइंट उल्टा लेटा कर दिया जाता है, ओके। और उस समय फ्रैक्चर पॉइंट देने के लिए L1 माना L5S1 की तकलीफ में फ्रैक्चर पॉइंट नहीं देते। ओके। L1 L2 L3 या इससे ऊपर D11 12, वहां के दर्द के लिए फ्रैक्चर पॉइंट अच्छा है। कभी भी लोअर बैक में फ्रैक्चर पॉइंट देंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। ओके गुरु जी। जी जी गुरु जी, अभी हम लोग समापन की तरफ बढ़े, आपको एक बार कल्याण मंत्र कराना है। बिल्कुल, आप सूचना दे दीजिए, जी। फ्रेंचाइजी वाली सूचना दे दीजिए। फ्रेंचाइजी होल्डर्स के लिए अभी सभी को सूचना भी हो गई है, उनकी एक बैठक रखी है इधर, जो उनकी सालाना रहती है, प्रशिक्षण भी रहता है। उसके अंदर पूरे वर्ष में उन्होंने क्या क्या किया है, कितने पेशेंट्स को देखा है, क्या उनका रिजल्ट रहता है, कहाँ उनको चैलेंज आते हैं, पेशेंट्स को देखने में कोई असुविधा है, पेशेंट्स उनके सेंटर पे कम आते हैं तो उनका प्रशिक्षण है। और आपके द्वारा गुरुजी के माध्यम से जो भी अभी कुछ ऐसे नए नए पॉइंट्स हैं जो अभी इजाद किए हैं, नए फॉर्मूलाज में भी अगर कुछ चीजें अपडेट की हैं, उन सबका उनको एक यहाँ प्रशिक्षण होता है। वो अभी इस महीने, अगले महीने मई के महीने में एक 17 उल्टा था। और 18 मई को है, दिल्ली पटेल नगर में 2 दिन रहेगा, जिसके अंदर एक उनको राष्ट्रपति भवन में उनकी एक बैठक भी है, और एक करीब उनके लिए 18 मई है या सरप्राइज रखा 28 है। मई है? तो अभी ये 17 और 18 मई को रहने वाली है। ये फ्रेंचाइजी होल्डर्स के लिए रहेगी बस। और इसमें एक और था, अभी मैं, क्योंकि कुछ सवाल भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ग्रुप में भी वीडियो नहीं मिली है उनको, जो लास्ट शनिवार वाली क्लास हुई थी। तो जो पंचविधि निदान वाली क्लास हुई है, मैं बता दूं, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पंचविधि निदान वाले ग्रुप में अपना एनरोल किया है, जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए है। तो उन ग्रुप, उस वाले ग्रुप में भेज दिए, जिसको भी चाहिए तो अगर उसमें है तो उसमें से ले लें, नहीं है तो पंचविधि निदान वाले ग्रुप में आ जाएं रजिस्ट्रेशन करा के। जी गुरु जी। ठीक है, जी चलो सर, बहुत अच्छा। हाँ जी। सर, इसमें कोई और भी मीटिंग में आ सकता है क्या? राहुल जी बताइए। मतलब कौन सी वाली मीटिंग में? जो ये फ्रेंचाइजी वाली में? फ्रेंचाइज वाली मीटिंग है, हाँ अभी तो इसमें समय है, हमारे अभी तो। जैसा भी कोई आ सकता है उसमें? नहीं नहीं नहीं, अदर देन फ्रेंचाइजी नहीं, ये सिर्फ फ्रेंचाइजी होल्डर्स की सालाना होती है। जिसको आना भी है हाँ जी, किसी को, तो जो हमारी फ्रेंचाइजी की प्रक्रिया है उसको पूरी करा लें, स्वागत इस बैठक में। ठीक है। जी ओके। ठीक है, ये प्रशिक्षण का पार्ट भी है। और नई कुछ योजनाएं अभी जो अभी बनी हैं सरकार के साथ, फ्रेंचाइजी के साथ उसकी शेयरिंग भी होगी, जो किस तरह से उनको और अच्छा लाभ दिया जा सकता है उनके काम को लेकर, ऐसा सोचा था तो भी इनका ये रखा है ना। हो सकता है। तो आप लोग भी, कोई भी जुड़ सकते हैं, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई भी जुड़ना चाहे तो फ्रेंचाइजी राव जी से बात करके बन सकते हैं। ठीक है, जी चलो आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। अब कल्याण मंत्र बोल रहे हैं, तुम कहाँ चले गए थे सैमसंग महाराज? तो बोला सर, नंबर ही नहीं आ रहा था। नहीं, शंकर भाई पटेल इंदौर से। आप अच्छा, जी, आपसे जो मुलाकात करके गए हैं। जी 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 जी, अजय जी मकवाना के साथ आए थे। जी 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 बिल्कुल। आप अपना इसमें नाम जरूर लिखिए, सैमसंग SM लिखा हुआ है आगे से। जरूर जरूर सर। इतना था कि ब्रदर है मेरे, उनको शुरुआत में रात को कम दिखना शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, रात को बिल्कुल नहीं दिखता था, फिर दिन में भी धीरे धीरे बंद होता गया, एक साइड से दिखना बंद होता गया। अभी 10 साल से बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए। आप एक काम करिए, जी उनको केवल इतने से काम बनेगा नहीं। आप जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल कोई समय लेकर पहले उनको पूरा जी दिखाइए, पूरी हिस्ट्री सुनेंगे। जी ये सर। लगा तो गम मुग्गा चंगा में चलेगा नहीं। ओके, बिल्कुल। ठीक है, वो जी जी प्रॉपर डायग्नोज करने की जरूरत है।
और आपको जी अच्छा रिजल्ट देना है, क्योंकि आपके अपने घर के व्यक्ति हैं, ठीक है जी ना, ब्रदर। उनके लिए बहुत जी जरूरी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल्याण मंत्र बोलते हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और हम वीरवार को मिलते ही हैं, लेकिन शनिवार को पंचवीर ध्यान ग्रुप में भी मैं फिर से मिलूंगा। ओम सर्वे ओम भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मां कश्चित् मा दुःखभाग् कश्चित् भवेत्। भाग भवे। ओम ॐ शांति ओम शान्ति शांति शान्ति शांति शान्तिः शांति।